हजारों साल पहले एक अजीब सा म्यूटेशन हो जाने से कुछ लोगों के डीएनए में एक ऐसा चेंज आ गया कि वो इमॉर्टल बन गए। मतलब कि ना तो अब उन लोगों की उम्र बढ़ेगी और ना ही कोई उन्हें जान से मार सकता है। और तब से ही उन लोगों ने सीक्रेटली अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाकर दुनिया में मौजूद ऐसे मिशन को अंजाम देना चालू कर दिया, जिससे या तो इंसानियत खत्म हो सकती थी या तो फिर धरती के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता था। अभी के लिए भी वो एक इसी तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए एक वेयर हाउस टाइप की जगह पर घुसे हुए थे। पर उनके वहां पर घुसते ही वहां पर काफी सारे असैसिन उनके ऊपर बहुत बार फायर करते हैं, जिससे वो चारों के चारों अमर योद्धा घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। असल में आज से 4 दिन पहले उन लोगों की लीडर एंडी बुकर नाम के अपने जैसे एक दूसरे अमर योद्धा से एक जगह पर जाकर मिलती है, जहां पर बुकर सबसे पहले तो उसको एज अ गिफ्ट एक नोवेल देता है, जो कि दुनिया की सबसे पहली छपी हुई नोवेल थी और उस समय पर बुकर ने खुद उसको खरीदा था। इसका मतलब कि सच में वो लोग कई हजार साल से जिंदा थे। खैर अभी के लिए बुकर एंडी के साथ बातें करते हुए उसे अपने एक ठिकाने पर लेकर जाने लग गया था, जहां पर उनके 2 साथी और मौजूद थे। पर रास्ते में अचानक से एंडी की फोटो वहां पर आए कुछ टूरिस्ट के फोन में आ जाती है, जिसको देखने के बाद एंडी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और क्योंकि वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत ही उन लोगों के पास जाकर उनसे उनका फोन लेते हुए अपनी फोटोज को उसमें से डिलीट कर देती है और बाद में उन लोगों की एक दूसरी फोटो खींचकर उनका फोन उनको वापस कर देती है। फिर अब इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर अपने बाकी 2 साथी निक और जोई के पास पहुंच गए थे, जो कि खुद भी एंडी को पूरे 1 साल बाद देखकर काफी ज्यादा खुश थे। फिर बाद में सबसे बात करके एंडी को पता चलता है कि असल में उन लोगों का इस बार का मिशन जेम्स कॉपली नाम के एक बंदे के पास से आया है, जो कि 8 साल पहले भी उन लोगों से एक मिशन को करवा चुका था। और ये बात जानते ही एंडी ने उसके साथ काम करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि असल में वो लोग अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिर्फ एक ही बार काम करा करते थे और उसके बाद वो लगभग 50 से 60 साल का वेट करा करते थे, ताकि पुराने मेंबर्स के रिटायर होने के बाद नए मेंबर वहां पर आ जाएं और उन लोगों के बारे में किसी को कुछ भी ना पता हो। हालांकि बुकर भी इस बात को बहुत अच्छे से फॉलो करा करता था, मगर उसके हिसाब से ये मिशन सच में काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चों की जिंदगी का सवाल था। और तब जाकर एंडी डिसाइड करती है कि वो पहले तो मिशन के बारे में जाकर जेम्स से बात करेगी और वहां पर अगर उसको थोड़ी सी भी गड़बड़ लगी तो वो लोग तुरंत ही मिशन को रिजेक्ट करके वापस आ जाएंगे। इसीलिए तब एंडी और साथी बुकर तो जेम्स से मिलने के लिए चले जाते हैं और वहीं जोई और साथी ने एक स्नाइपर की मदद से जेम्स के ऊपर निशाना लगाकर बैठे हुए थे, ताकि अगर जेम्स वहां पर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो उस समय पर उसका खात्मा हाथों हाथ करा जा सके। फिर अब जेम्स से बात करने के बाद एंडी को पता चलता है कि आज से कुछ समय पहले बहुत सारे आतंकवादी अफ्रीका के एक स्कूल में घुस गए थे, जहाँ पर जाने के बाद उन्होंने 13 से 14 साल तक की लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा गलत हरकत करी और बाद में वो काफी सारी लड़कियों को डरा धमकाकर अपने साथ सूडान में ले गए। उन आतंकवादियों का प्लान असल में सभी लड़कियों को दूसरी कंट्रीज में बेचने का था, जिसकी वजह से उन सभी लड़कियों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, मगर सरकार को तो इस बात से घंटा मतलब था। इसीलिए जेम्स की नजर में सिर्फ एंडी और उसकी टीम ही थी जो कि इस काम को परफेक्टली कर सकती थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो एंडी भी इस मिशन को करने के लिए तुरंत मान गई थी। खैर अभी के लिए जेम्स एंडी को मिशन की सारी डिटेल और साथ ही टेररिस्ट के ठिकाने की लोकेशन दे देता है और एंडी भी तब अपने काफी सारे पुराने हथियारों को पैक करके अपनी टीम के साथ सूडान में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो लोग रात होने का वेट करते हैं और रात होने के बाद ही उन्होंने आतंकवादियों के बेस के ऊपर धावा बोल दिया था, जिस दौरान सबसे पहले तो वो बाहर मौजूद सारे के सारे आतंकवादियों को बहुत बुरी तरह से जान से मार देते हैं और बाद में उनके बेस के अंदर जाते हुए बाकी लोगों को मारने लगते हैं। पर अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहां पर असल में कोई भी लड़की नहीं थी और ये देखने के बाद तो एंडी को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी अचानक से वहां पर 20 से 25 असैसिन आकर एंडी और उसकी टीम के ऊपर लगातार फायरिंग करना चालू कर देते हैं, जिस दौरान बहुत सारी गोलियां लग जाने की वजह से वो चारों काफी ज्यादा घायल हो गए थे और घायल होकर जमीन पर गिर पड़े थे। तब उन असैसिन के लीडर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिर्फ 4 जनों को मारने के लिए इतनी बड़ी टीम को हायर क्यों करा गया था। वो इस बात का मजाक बनाने लगता है, पर तभी अचानक से एंडी और उसकी पूरी टीम धीरे धीरे रिकवर करना चालू कर देती है और उनके शरीर से गोलियां भी अपने आप निकलने लग गई थी, जो देखकर तो असैसिन के लीडर के चेहरे पर डाउनलोड पेंडिंग वाली फीलिंग आ जाती है। और उतने में ही एंडी और उसकी सारी टीम के घाव भी बढ़ गए थे, जिसके बाद वो चारों के चारों खड़े होकर तुरंत ही अपने पुराने हथियारों की मदद से वहां पर मौत का नंगा नाच करना चालू कर देते हैं। उन चारों ने थोड़ी ही देर में सभी असैसिन का हैप्पी आवर पूरी तरह से खत्म कर दिया था और एंडी को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि असल में ये सब जेम्स ने ही जानबूझकर करवाया था। दरअसल 8 साल पहले ही उसको एंडी और उसकी टीम के ऊपर शक हो गया था कि वो बाकी असैसिन से काफी ज्यादा अलग हैं और इसीलिए ही उसने उन लोगों को टेस्ट करने के लिए सभी लोगों से उनको जान से मरवाने की कोशिश करी थी, जिससे ही फाइनली आज जाकर उसको ये बात कंफर्म हो गई थी कि सच में एंडी और उसकी टीम इमॉर्टल है। खैर अभी के लिए एंडी ने उस रूम में मौजूद सीसीटीवी कैमरा को बर्बाद कर दिया था, मगर वो जानती थी कि जेम्स ने लड़ाई वाला पूरा सिनेरियो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया होगा।
इसीलिए वो अभी के लिए अपने पुराने कपड़ों को जमीन में गाड़ते हुए अपनी टीम के साथ डिसाइड करती है कि वो जल्दी से जल्दी जेम्स को ढूंढकर खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो जेम्स की हरकत की वजह से एंडी और उसकी टीम के ऊपर आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जेम्स ने भी किसी आदमी को कॉल करके उससे मिलने की मांग करी थी और वो आदमी भी उससे मिलने के लिए मान गया था। अब इसके साथ ही कहानी वहां पर से अफगानिस्तान में आती है, जहां पर नील नाम की एक सोल्जर एक आतंकवादी को ढूंढते हुए एक छोटे से गांव में आ गई थी, जहां के लोगों ने उस आतंकवादी से डर कर उसको अपने घर के अंदर छुपाया हुआ था। लेकिन कुछ औरतें नील से बातें करते हुए उसे आंखों ही आंखों में आतंकवादी के घर के अंदर होने के बारे में बता देती हैं और नील भी तो तुरंत ही अंदर जाकर उस आतंकवादी को गोली मार देती है। पर क्योंकि नील को उस आतंकवादी को जिंदा पकड़ के उसके बाकी साथियों के बारे में पता करना था, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ उस आतंकवादी को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। पर तभी अचानक से उस आतंकवादी ने अपने पास से एक खंजर को निकालकर नील के गले को बहुत बुरी तरह से काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ एंडी अभी अपनी टीम के साथ एक ट्रेन की मदद से किसी सेफ लोकेशन की तरफ जा रही थी, जिस दौरान सोते हुए अचानक से उन सभी लोगों को नील के विजन्स आने लगते हैं, जिसको देखने के बाद वो घबराते हुए उठ गए थे। और तब एंडी को ये बात समझ में आ गई थी कि असल में उनकी टीम के अंदर अब एक नया मेंबर आने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर किसी भी इंसान को अमरता का वरदान मिलता था तो उस समय पर बाकी सारे लोगों को भी उसके विजन्स आया करते थे। और ये चीज जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि बेशक से अगर नॉर्मल इंसान को बोला जाए कि उसे अमरता का वरदान दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो काफी ज्यादा खुश हो, मगर जब वो वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए अपने करीबी लोगों को खोता है तो उस समय से ही उसको ये वरदान किसी शाप की तरह लगने लगता है। अब वैसे अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी पावर मिले जिससे आप लोग दुनिया के अंत तक जिंदा रह सको तो आप लोगों को कैसा लगेगा, इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर अभी के लिए नील को अपनी टीम में मिलाना काफी ज्यादा जरूरी था, इसीलिए थोड़ा सा दुखी होने के बावजूद भी एंडी ट्रेन से उतरकर सीधा उसकी लोकेशन की तरफ जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अपने आर्मी कैंप में अब तक नील को भी होश आ गया था। उसके बचने के बिल्कुल 0% चांसेस थे, इसीलिए उसके बचने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इवन यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट तो तब आता है जब नील अपनी गर्दन पर से अपने बैंडेज को हटाकर देखती है कि उसकी गर्दन का घाव पूरी तरह से हील कर गया था और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि उसकी गर्दन को किसी ने बुरी तरह से काट दिया हो। अब नील की हालत को देखने के बाद उसकी दोस्त भी काफी ज्यादा शॉक थी, पर नील के पास भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने कपड़ों को पहनकर वहाँ से बाहर चली जाती है। वहीं जेम्स अभी के लिए मैरिक नाम के एक बंदे से मिलने के लिए आया होता है, जिसकी एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी और अभी के लिए वो अपनी कंपनी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क कर रहा था जिससे इंसानों के जीने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। अभी के लिए उसके वेबिनार के खत्म होने के बाद जेम्स जाकर उससे बात करता है और उसके साथ गाड़ी में बैठते हुए उसको एंडी और उसके साथियों की वीडियोस दिखाता है, जो देखकर तो मैरिक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। और क्योंकि अब वो एंडी और उसके साथियों के डीएनए के ऊपर टेस्टिंग करना चाहता था, इसीलिए वो जेम्स को अपना सबसे काबिल बंदा देकर एंडी और उसके साथियों को पकड़ कर लाने को बोलता है ताकि उनके ब्लड के ऊपर टेस्टिंग करी जा सके। दूसरी तरफ नील को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो एक्सरसाइज करते हुए इन सब चीजों के बारे में सोचने लगती है। पर तभी अचानक से उसका सीनियर उसके पास आकर उसको बताता है कि नाइल के शरीर के काफी सारे टेस्ट करने के लिए आज ही उसको जर्मनी में भेजा जाने वाला था। ये बात सुनने के बाद नील काफी ज्यादा परेशान होते हुए साइड में जाकर गाने सुनने लग गई थी और थोड़ी ही देर में उसके पास 2 सोल्जर भी आ गए थे जो कि उसको अपने साथ जर्मनी में लेकर जाने वाले थे। पर तभी अचानक से वहां पर एंडी पहुंचकर उन दोनों सोल्जर के ऊपर मारते हुए उन्हें बेहोश कर देती है और साथ ही उसने नाइल को भी बेहोश कर दिया था और बाद में वो नाइल को एक आर्मी ट्रक में डालकर अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लग गई थी। पर रास्ते में नाइल को होश आ जाता है और वो तुरंत ही गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी को खोलकर वहां से नीचे कूद जाती है। पर क्योंकि एंडी के हिसाब से एंडी के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए उसने गाड़ी से उतरने के बाद सीधा नाइल को गोली मार दी थी। पर नाइल अगले ही पल वापस से उठ खड़ी होती है, जो देखने के बाद तो नाइल के पूरी तरह से होश उड़ गए थे। पर उसको लग रहा था कि शायद ये सारी चीजें किसी ड्रग के असर की वजह से हो रही थी। मगर एंडी तब उसको अपने साथ एक प्लेन में ले जाते हुए उसको समझाने लगती है कि वो भी अब एक अमर योद्धा बन गई है और वो लोग कभी भी नहीं मरेंगे। अब वैसे नाइल एंडी की सारी बातों को ध्यान से सुन तो रही थी, मगर उसे एंडी की किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं होता और इसीलिए वो एंडी के सोने के बाद उसके हाथ को एक बेल्ट से बांध देती है और पायलट से जबरदस्ती प्लेन को नीचे लैंड करवाने को बोलती है। मगर उतने में ही एंडी की आंख भी खुल गई थी और किसी तरह से खुद को फ्री करवाने के बाद नाइल से लड़ाई करने लग जाती है, जिस दौरान उसने जानबूझकर नाइल के सामने ही उसके हाथ और पैर दोनों को तोड़ दिया था। ये देखने के बाद तो नाइल का भी पूरी तरह से दिमाग चकरा गया था और इसीलिए वो चुपचाप एंडी के साथ उसकी बाकी टीम के पास फ्रांस में पहुंच जाती है। तो बाकी सबके साथ खाना खाते हुए नाइल को ये बात पता चलती है कि 1150 साल पहले एक लड़ाई के दौरान जोई और निक एंडी को मिले थे, पर उस वक्त पर एंडी उन लोगों के साथ काम नहीं करा करती थी और कई 100 साल बाद जाकर उन लोगों ने एक दूसरे के साथ इस तरह की टीम को बनाया था।
उनकी टीम में सबसे ज्यादा पुराना मेंबर खुद एंडी ही थी, जिसकी उम्र लगभग 5,500 साल से भी ज्यादा थी और अभी के लिए उसको अपनी असली उम्र के बारे में याद भी नहीं होता, क्योंकि वो मरने का वेट करते करते इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी कि उसने अपनी उम्र को गिनना ही बंद कर दिया था। अब वैसे नाइल को लग रहा था कि शायद वो लोग कभी भी नहीं मरेंगे, पर तब एंडी उसको अपने 1500 साल पुराने एक साथी के बारे में बताती है, जिसके अचानक से एक टाइम पर घाव भरना बंद हो गए थे और उसी दौरान उसकी नॉर्मल इंसानों की तरह मौत भी हो गई थी। मतलब कि इमॉर्टल्स की लाइफ में भी एक ना एक टाइम ऐसा आता था जब वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बन जाते थे, पर किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि उन लोगों की लाइफ में इस तरह का टाइम कब आएगा। फिर रात में सोते समय नाइल को एक बहुत ही डरावना सपना आता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डरते हुए उठी थी और तब जाकर नाइल से बात करके सबको पता चलता है कि नाइल ने अपने सपने में उनके जैसी ही एक औरत को देखा, जिसको काफी सारे गांव वालों ने मिलकर एक ताबूत में डालकर समंदर के अंदर फेंक दिया था। और जैसा कि उन लोगों के घाव भर जाया करते थे, तो बार बार पानी के अंदर दम घुटने की वजह से मरने के बाद भी वो औरत लगातार जिंदा हुए जा रही थी। और आज इस बात को लगभग 500 साल पूरे हो चुके थे, पर उसके बावजूद भी समंदर के अंदर वो औरत अभी भी जिंदा थी। ये सारी बातें सुनने के बाद तो एंडी और बाकी सारे लोग बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि असल में वो औरत कोई और नहीं बल्कि एंडी की पार्टनर क्वीन थी, जिसके साथ 500 साल पहले एंडी एक गांव में कुछ लड़कियों को छुड़वाने के लिए गई थी, क्योंकि गांव वाले उन लड़कियों को चुड़ैल समझा करते थे। लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग गड़बड़ाने की वजह से गांव वालों ने एंडी और साथी क्वीन को भी पकड़ लिया था और उन दोनों को भी चुड़ैल घोषित कर दिया गया था। इसीलिए गांव वालों ने काफी बार एंडी और क्वीन को अपने सामने फांसी पर भी चढ़ाया था, लेकिन अमर होने की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं मरती थी, जिससे गांव वाले उन्हें सच में चुड़ैल मारने लग गए थे और उन्हें टॉर्चर करके अलग अलग तरह से मारने की कोशिश करा करते थे। पर जब काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो दोनों नहीं मरी, तो गांव वालों को ऐसा लगने लग गया जैसे कि वो दोनों साथ में रहकर पावरफुल रहती हैं। इसीलिए तब उन लोगों ने क्वीन को एक ताबूत में बंद कर समंदर की गहराई में फेंक दिया और इसके बाद वो लोग एंडी को भी जान से मारने वाले थे, पर एंडी जैसे तैसे बचकर वहां से निकल गई थी। उसके बाद से 500 साल के बीच में उसने काफी बार क्वीन को समंदर के अंदर ढूंढने की कोशिश करी थी, पर उसे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अभी क्वीन के बारे में सुनने के बाद एंडी सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। अब नाइल भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान होते हुए घर से बाहर चली जाती है और तब एंडी जाकर उससे बातें करने लगती है। पर तभी अचानक से उनके घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखने के बाद एंडी और नाइल जब अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें बुकर काफी ज्यादा घायल हालत में मिलता है। लेकिन उस समय तक निक और जोई को जेम्स के आदमी आकर अपने साथ लेकर जा चुके थे। तब तुरंत ही एंडी बुकर को होश में लाने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी देर बाद बुकर होश में आकर बताता है कि अचानक से ही कुछ असैसिन ने उनके घर के अंदर बम फेंक दिया और बुकर इससे इतना ज्यादा घायल हो गया था कि वो निक और जोई की कोई भी मदद नहीं कर पाया। खैर अभी के लिए क्योंकि एंडी को ये बात समझ में आ गई थी कि ये सारा का सारा काम जेम्स का कराया है, और क्योंकि अभी तक जेम्स के साथ ही चर्च के नीचे ही मौजूद थे, इसीलिए वो तुरंत ही अपने हथियारों को उठाकर गुस्से में निक और जोई को बचाने के लिए जाने लगती है। नीचे जाने के बाद वो नीचे मौजूद असैसिन्स को बहुत ही बुरी तरह से जान से मारना चालू कर देती है और उन सभी लोगों को एक एक करके जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाली पॉलिसी को यूज करने का मौका देने लगती है, जिसका सब्सक्रिप्शन भी उन लोगों के लिए एकदम फ्री लगता जा रहा था। वहीं जेम्स भी अभी पास में एक वैन में बैठकर ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से देख रहा था, और क्योंकि वो इस बात को समझ गया था कि अभी के लिए एंडी और बाकी सबको पकड़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए अभी के लिए वो बस जॉय और निक को लेकर वहां से निकल जाता है। इस बारे में पता चलने के बाद एंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया था, पर क्योंकि अभी उसे नाइल और साथी बुकर को भी सेफ रखना था, इसीलिए वो उन दोनों को अपने साथ पास की एक केव के पास ले जाती है, जिसको उसने एक लड़ाई के दौरान हजारों साल पहले ढूंढा था, जिसके बारे में प्रेजेंट टाइम पर किसी को कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन एंडी वहां पर सीक्रेटली अपने काफी सारे सामान को रखा करती थी। वहीं जेम्स अभी तक जॉय और निक को अपने साथ लेकर मैरिक के पास पहुंच गया था, जहां मैरिक उन दोनों को देखने के बाद लगातार जानबूझकर उनके ऊपर अटैक करने लगता है ताकि वो उनकी एबिलिटीज को चेक कर सके। उस समय पर जॉय और निक की हालत को देखने के बाद जेम्स को उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि बस वो इंसानों की उम्र को बढ़वाने के लिए उन दोनों को पकड़वाना चाहता था। पर यहाँ पर अब जाकर उसे रियलाइज होने लगता है कि सच में उसने एक बहुत ही बड़ी गलती करी है, क्योंकि मैरिक बस बहुत ज्यादा अमीर होने के लिए उनका यूज करने वाला था, और अगर वो उनकी बॉडी से काफी सारे डीएनए को निकालने के बाद भी अपने एक्सपेरिमेंट में सफल नहीं होता, तब भी वो जानबूझकर उनको अपने लैब में ही पकड़ कर रखता, ताकि बाद में वो लोग किसी और के हाथ में ना लग जाएं और कोई और उनके डीएनए से अमर होने की दवाई को ना बना सके। तब जेम्स मैरिक को ऐसा करने से मना करता है, मगर मैरिक उसको उल्टा सीधा बोलने के बाद बुकर और साथी एंडी को भी पकड़ कर लाने को बोलता है। दूसरी तरफ अचानक से एंडी नोटिस करती है कि अभी थोड़ी देर पहले हुई लड़ाई के दौरान उसके कंधे पर जो घाव लगा था वो अभी तक भी नहीं भरा था और वहां पर से ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखने के बाद वो सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर अभी वो इस बारे में नाइल और साथी बुकर को कुछ भी ना बताकर वहां से सीधा पास की एक मेडिकल शॉप पर चली जाती है, जहाँ की केमिस्ट उसकी हालत को देखने के बाद उसकी दवाई लगाने में मदद करने लग गई थी।
और उस दौरान एंडी को अपने उस पार्टनर के विजन्स आ रहे थे जिसको 1500 साल पहले उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। वहीं दूसरी तरफ मैरिक अभी अपनी लैब के अंदर निक और जोई के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करे जा रहा था, मगर अभी तक भी उसको उसके रियल वाली विजन के लिए कोई भी लीड नहीं मिली होती। तब एक बार वापस से जेम्स उसके पास आकर उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी मैरिक ने उसे बहुत ज्यादा सुना दिया था और वो जेम्स की बात को सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ बुकर ने अब तक निक और साथी जोई की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया होता है, इसीलिए वो तुरंत ही नाइल और साथी एंडी के साथ उस लोकेशन की तरफ जाने लग गया था, जहाँ पर थोड़ी ही देर में वो लोग एक घर के पास पहुंच जाते हैं। तब अंदर जाने से पहले बुकर एंडी को एक गन देता है और खुद आगे जाकर आगे के रास्ते को क्लियर करने की बात करता है। उसके जाने के बाद एंडी नाइल से भी गन उठाने को कहने लग गई थी, मगर नाइल अपनी इस लाइफ की वजह से काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गई होती है और अभी के लिए वो एंडी और उसके साथियों का किसी भी चीज में साथ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो वहां पर से अपने घर पर जाने की बात करती है। शुरू में तो एंडी तब उसको सब कुछ एक्सेप्ट करने को बोलती है, मगर जब काफी ज्यादा समझाने के बावजूद भी नील उसकी बात को नहीं सुनती तो एंडी उसको अपने पास मौजूद गन देकर वहां से सेफली घर जाने को बोलती है। इसके बाद बुकर और साथी एंडी सीधा उस घर के अंदर घुस गए थे, जो कि किसी और का नहीं बल्कि जेम्स का घर था। वहां पर जाने के बाद एंडी जेम्स के ऊपर अटैक करके उससे निक और जोई के बारे में पूछने ही वाली थी, पर उससे पहले अचानक से ही जेम्स उसके पेट पर शूट कर देता है और उस दौरान बुकर ने भी एंडी के हाथों को जानबूझकर पकड़ लिया था। ये देखने के बाद तो एंडी के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं और तब जाकर उसे समझ में आता है कि बुकर ने अभी कुछ समय पहले जेम्स और उसके साथियों के साथ हाथ मिला लिया था, जिसका रीजन पूछने पर एंडी को समझ आता है कि असल में मैरिक की टीम ने उससे वादा करा था कि वो किसी तरह से ऐसी दवाई को भी ढूंढ निकालेंगे जिसकी मदद से उनकी इमॉर्टैलिटी को खत्म करा जा सकता था। और क्योंकि जेम्स सच में अपनी इतनी बड़ी लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, इसीलिए बस वो किसी भी हालत में मरना चाहता था। वहीं अब तक नाइल को एंडी की काफी ज्यादा याद आने लग गई थी और अभी के लिए उसकी गन को देखने पर उसे समझ आता है कि उस गन के अंदर एक भी बुलेट नहीं थी, जिससे उसको ये बात समझ में आ गई थी कि बुकर असल में एंडी को धोखा दे रहा था और उसने जानबूझकर एंडी के हाथ में एक खाली पिस्टल दी थी। ये बात जानने के बाद वो तुरंत ही जेम्स के घर की तरफ जाना चालू कर देती है, जहाँ पर बुकर भी अब तक ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा शौक था कि बहुत ज्यादा देर होने के बावजूद भी अभी तक एंडी का खून बहना बंद नहीं हुआ था। ये देखने के बाद बुकर सच में काफी ज्यादा परेशान हो गया था, पर तभी अचानक से वहाँ पर मैरिक और उसके साथी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने तुरंत ही बुकर और एंडी के ऊपर अटैक करके उन्हें पकड़ लिया था। उस दौरान जेम्स मैरिक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एंडी अभी मॉर्टल नहीं रही है, पर उसके बावजूद भी मैरिक उसको पकड़कर अपने साथ अपनी लैब पर ले जाता है और अब वो निक और जोई के साथ साथ एंडी और बुकर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लग गया था। दूसरी तरफ नाइल अब तक जेम्स के घर में पहुंच जाती है, जहां पर वो जेम्स को गन पॉइंट पर लेने के बाद अपने साथियों के बारे में पूछने लग गई थी और तब जेम्स ने भी उसको मैरिक की कंपनी की लोकेशन के बारे में बता दिया था। साथ ही तब नाइल को ये बात भी पता चलती है कि 8 साल पहले से ही जेम्स लगातार एंडी और उसकी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था, जिसके बारे में अचानक से एक दिन मैरिक को पता चल गया था और उसने ही जेम्स से बाकी सारे लोगों को पकड़ने के लिए भी कहा था। मगर नाइल के पास इन सारी चीजों को सुनने का ज्यादा टाइम नहीं होता और वो तुरंत ही अपने साथियों को बचाने के लिए जेम्स के साथ मैरिक की कंपनी में पहुंच जाती है, जहां पर लिफ्ट से बाहर निकलते ही अचानक से नाइल के सामने काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, क्योंकि उसी फ्लोर पर असल में नाइल के दोस्तों को भी रखा गया था। अब उनमें से एक गार्ड ने नाइल को शूट कर दिया था, जो देखकर नाइल जानबूझकर जमीन पर पड़ी रहती है। वह उस गार्ड के थोड़ा सा आगे आते ही उसने उस गार्ड के साथ साथ बाकी सारे गार्ड्स को भी शूट करके खत्म कर दिया था। ये सारी की सारी चीजें मैरिक ने भी अपनी सीसीटीवी फुटेज से देख ली थी, जो देखने के बाद तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है और अब वो नाइल को भी पकड़ना चाहता था। वहीं अब तक नाइल उस फ्लोर पर मौजूद सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को खत्म करने के बाद अपनी टीम के पास पहुंच गई थी, जहां पर वो एंडी को फ्री करवाने के बाद इस बार उससे लड़ाई में साथ देने को बोलती है। मगर एंडी इस बार अपने इमॉर्टल ना होने की वजह से लड़ाई करने में बहुत ज्यादा डर रही थी, पर तब बाकी सारे जने उसे किसी तरह से हिम्मत देते हैं, जिससे एंडी भी बाकी सबकी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी और साथ ही अभी के लिए उसे बुकर की भी जरूरत थी, इसीलिए वो भरोसा करके बुकर को भी खोल देती है। इसके बाद वो पांचों के पांचों बाहर निकलकर वहां पर मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड को जान से मारने लगते हैं, जिस दौरान अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड एंडी की तरफ गोली चला रहा था तो सारे जने जानबूझकर उसके सामने आके उसकी जान को बचा रहे थे। इमॉर्टल ना होने के बावजूद भी एंडी वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार रही थी और इसी तरह से काफी देर लड़ाई करने के बाद उन पांचों ने मिलकर सभी सिक्योरिटी गार्ड को खत्म कर दिया था और अभी के लिए वो सीधा मैरिक के रूम की तरफ जाने लग गए थे। मैरिक भी तब काफी ज्यादा डर जाता है और वो एंडी के ही एक पुराने हथियार को उठाकर बाकी सबके रूम में आने का वेट करने लगता है। और वैसे उन लोगों ने मैरिक को चकमा देकर उसके ऊपर पीछे से हमला बोल दिया था, जिस दौरान वो मैरिक के साथ भी मौजूद सभी गार्ड्स को जान से मार देते हैं, पर उस दौरान मैरिक को वहां से भागने का मौका मिल गया था।
ये देखने के बाद तब निक, जोई और साथी बुकर तो उसको ढूंढने के लिए चले गए थे, पर एंडी और नाइल वहीं पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और उतने में ही मैरिक रूम के साइड से निकलकर एंडी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो किसी भी हालत में एंडी को जान से मारना चाहता था, जो देखने के बाद नाइल उसको रोकने की कोशिश करती है और उसी दौरान एंडी भी उसके ऊपर अपने हथियार से हमला कर देती है। पर तब मैरिक ने गुस्से में आकर एंडी के ऊपर गोलियां चलाना चालू कर दिया था, जो देखकर जैसे तैसे नील बुलेट के सामने आकर मैरिक को पकड़ते हुए उतनी बड़ी बिल्डिंग से सीधा नीचे जमीन पर छलांग मार देती है। तब एक गाड़ी पर गिरने की वजह से मैरिक की तो मौत हो गई थी, पर क्योंकि नील को तो अमरावती का वरदान मिला हुआ था, इसीलिए थोड़ी ही देर में उसके घाव पूरी तरह से भर जाते हैं और एंडी और उसकी टीम आकर खुशी खुशी उसको अपने साथ ले जाती है। फिर उसके कुछ समय बाद उन्होंने बुकर के धोखा देने की वजह से उसके साथ में एक मीटिंग रखी थी, जिसके लिए एंडी ने सजा देने के लिए उसको सभी लोगों से 100 साल तक दूर रहने को कहा था। जो जानकर बुकर सच में काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि 100 साल बाद जब वो वापस आएगा तो उसको एंडी जिंदा नहीं मिलेगी। पर क्योंकि सच में वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था, इसीलिए वो एक आखिरी बार एंडी को गले लगाने के बाद इमोशनल होता हुआ वहां से चला जाता है। और तब एंडी अपनी टीम में जेम्स को भी शामिल कर लेती है, क्योंकि जेम्स का रिसर्च स्टाइल सच में काफी ज्यादा खतरनाक था और क्योंकि अभी के टाइम पर वैसे भी सारी चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी, इसीलिए एंडी चाहती थी कि अगर वो लोग किसी भी जगह पर जाकर किसी मिशन को अंजाम दें तो जेम्स बाद में उस जगह पर जाकर उनके वहां पर होने के सारे सबूत मिटा दे। और तब जेम्स भी इस काम को करने के लिए खुशी खुशी मान गया था। वहीं बुकर अभी जिस जगह पर रहने के लिए गया था, वहां एक दिन अपने अपार्टमेंट में जाने पर वो बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने क्वीन बैठी हुई थी, जिसके ताबूत को किसी ने समुद्र से निकाल दिया था और अभी तक उसने जो भी दर्द झेला था वो इस चीज का जिम्मेदार एंडी को मान रही थी, क्योंकि एंडी ने उसके हिसाब से उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी और वो एंडी से इसी बात का बदला लेना चाहती थी। अब वैसे इस मूवी का ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है और इसके आगे की कहानी हमें इसके दूसरे पार्ट के जरिए 2025 में ही देखने को मिली है। तो इसके दूसरे पार्ट की शुरुआत एक औरत से होती है, जो कि एक बहुत ही बड़े शिप को अपने साथ समंदर के बीच में लेकर आ गई थी, जहां पर से वो किसी तरह से एक ताबूत को निकलवाती है और जब उस ताबूत को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर क्वीन मौजूद थी, जो कि बाहर की दुनिया में इतने दिनों बाद सांस लेने के बाद बहुत जोर से चिल्लाती है। खैर वहीं इस बारे में अभी एंडी और उसकी टीम को कुछ भी नहीं पता था और अभी के लिए भी वो अपनी पूरी टीम के साथ एक मिशन पर आए होते हैं, जहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट के बारे में पता चला था, जो कि बहुत ही सारे खतरनाक हथियारों को एक साथ खरीद रहा था। अब अभी के लिए क्योंकि एंडी इमॉर्टल नहीं थी, इसीलिए उस समय पर वो जेम्स के साथ ही बाहर से घर के ऊपर नजर रख रही होती है और निक और जोई के इशारा करने के बाद ही वो घर के अंदर जाने वाली थी। निक और जोई तब घर के अंदर जाकर सभी लोगों का ध्यान बहुत ही बुरी तरह से भटकाते हैं, जिससे ज्यादातर सारे गार्ड उन दोनों के पीछे लग गए थे और वो दोनों अलग अलग सुपर कार में बैठकर वहां से निकल गए थे। अब इतनी बड़ी भगदड़ हो जाने की वजह से एंडी, जेम्स और साथ ही नाइल को उस घर में घुसने का मौका मिल जाता है और घर के अंदर जाने के बाद सभी गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देते हैं। और इस मूवी की फर्स्ट लड़ाई भी सच में काफी ज्यादा कमाल की थी। खैर अभी के लिए उन लोगों ने सभी गार्ड्स को जान से मारने के बाद वहां पर मौजूद कॉनरॉड को भी जान से मार दिया था, जो कि असल में उन वेपन्स को खरीदने वाला बायर था, पर एंडी की टीम ने उसको जान से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ निक और साथी जोई के पीछे जो गार्ड्स लगे हुए होते हैं, उनकी गाड़ियों का किसी तरह से एक्सीडेंट करवाकर जोई निक की गाड़ी में आने की कोशिश करता है, पर उनकी गाड़ी से उस समय पर एक दुश्मन की गाड़ी आकर टकरा जाती है। उस दौरान जोई का एक पैर टूट गया था और अभी तक काफी सारे बाइक वाले बंदे भी उनकी गाड़ी के पीछे आने लग गए थे। तब जोई जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अपने पैर को सही करता है और फिर लात मारकर वो गाड़ी वालों का एक्सीडेंट करवाने के बाद खुद गाड़ी के अंदर आ जाता है। पर तभी अचानक से एक गाड़ी ने आकर उनकी गाड़ी को ठोक दिया था और उनकी गाड़ी समंदर के अंदर जा गिरी थी, जहां पर से जैसे तैसे वो तैरकर समंदर के बाहर आ जाते हैं और मिशन कंप्लीट होने की वजह से घर पर जाकर बाकी सबके साथ पार्टी करने लगते हैं। पर पार्टी के बीच में कॉल आ जाने की वजह से जेम्स कूदकर वहां से जाना पड़ता है और उसके बाद जोई और निक भी अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए थे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तब नाइल वहां पर एंडी से बातें करते हुए उसके मॉडल होने वाले एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है, मगर एंडी के हिसाब से वो मॉडल हो जाने के बाद से काफी ज्यादा खुश थी और उसे ये बात समझ आ गई थी कि मॉडल होना सच में एक तरह का वरदान ही है। अब वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जेम्स एक औरत की फोटो दिखाते हुए उन्हें एक बुरी खबर देता है कि असल में उन लोगों ने कॉनरेड नाम के जिस आदमी को जान से मारा था वो असल में मेन बंदा नहीं था, और मेन बंदा जिसने कॉनरेड से वो सारे के सारे वेपन्स मंगवाए थे वो असल में फोटो वाली औरत थी। उस फोटो को देखने के बाद तो नाइल के पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि काफी समय से उसको उस औरत के विजन्स आ रहे थे, जिसमें वो उस औरत को एक लाइब्रेरी में जाकर वहाँ के लाइब्रेरियन को मारने के बाद वहाँ की किताबें चुराते हुए देख रही थी। अब नाइल इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, पर एंडी उससे बातें करते हुए उसको संभालती है और साथ ही उसको ये भी समझाती है कि जब भी उनकी किस्मत में किसी भी मुसीबत से लड़ना लिखा होगा तो वो मुश्किल खुद ब खुद उनके सामने आ जाएगी।
खैर अभी के लिए एंडी कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहती थी, इसीलिए वो जेम्स के साथ एक जगह पर जाने का डिसाइड करती है, जिसके बारे में उसने नाइल, जोई और निक को कुछ भी नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ बुकर अभी के लिए पेरिस में रह रहा था, जहाँ पर दुखी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा नशे करके अपने घर में जाता है। तो उसके सामने वहाँ पर क्वीन मौजूद होती है, जो कि वहाँ पर बुकर से एंडी की लोकेशन के बारे में जानने के लिए आई थी, ताकि वो एंडी को जाकर मार सके। पर अभी के लिए जब बुकर उसको कुछ भी नहीं बताता, तो क्वीन उसको बेहोश करने के बाद किडनैप करते हुए कहीं पर लेकर जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अब तक एंडी और साथी जेम्स एक दूसरे के साथ कहीं पर जा चुके थे। उसी समय पर जोई भी अचानक से निक के सामने बहाना बनाते हुए कुछ दिन अकेले रहने की बात करता है, जो सुनने के बाद निक को थोड़ा सा अजीब तो लगा था, पर अभी के लिए वो जोई की बात को मान जाता है। पर जोई वहां से निकलकर कहीं पर जा ही रहा था। उसी समय पर निक नाइल के पास जाकर उसे अपने साथ जोई का पीछा करने को बोलने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि जोई जरूर ही किसी बहुत ही जरूरी काम से जा रहा है, क्योंकि पिछले 1000 साल से वो साथ में थे, पर कभी भी जोई ने अकेले रहने की मांग नहीं करी थी। इसीलिए तब नाइल भी निक की बात को मान जाती है और वो दोनों जोई का पीछा करना चालू कर देते हैं। वहीं क्वीन अब तक बुकर को किडनैप करके अपने साथ समुद्र के किनारे बने एक घर पर लेकर आ गई थी, जहां पर आने के बाद वो उसको बांधते हुए बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और उससे लगातार एंडी के बारे में पूछती रहती है। असल में 500 सालों तक जब तक वो समुद्र में थी, तब तक उसको यही लगता था कि शायद एंडी को भी किसी न किसी ट्रैप में बांधकर कहीं पर छोड़ दिया गया होगा, और इसी वजह से वो क्वीन की मदद करने के लिए नहीं आई। पर बाहर आने के बाद जब उसको पता चला कि पिछले 500 साल से एंडी फ्री घूम रही थी और साथ ही उसने क्वीन को ढूंढने की कोशिश नहीं करी थी, तो क्वीन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने एंडी से इस बात का बदला लेने का डिसाइड करा। तो बुकर वहाँ पर क्वीन को समझाने की भी कोशिश करता है कि एंडी सच में उससे आज भी बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। वो हमेशा उसके बारे में बात करती रहती थी। पर ये सारी बातें सुनने के बाद भी क्वीन को इन सारी बातों पर भरोसा नहीं होता। तो बुकर उसको साफ कह देता है कि वैसे तो अभी उसे एंडी के पते के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अगर उसे एंडी का पता भी होता, तब भी वो क्वीन के सामने मुंह खोलकर अब अपनी टीम वालों को बिल्कुल भी धोखा नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जोई का पीछा करते करते निक और साथी नाइल एक होटल के पास पहुंच गए थे, जहां पर जाकर वो जोई से जब डायरेक्ट बात करते हैं, तब जाकर जोई उन्हें बताता है कि असल में वो सीक्रेटली बुकर से कांटेक्ट में था, क्योंकि टीम से निकाले जाने के बाद बुकर और ज्यादा परेशान हो गया था और साथ ही उसने बहुत ज्यादा नशे करना भी चालू कर दिया था। ये बात जानने के बाद पहले तो वो दोनों उससे झूठ बोलने के लिए उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, पर बाद में जब उन्हें पता चलता है कि बुकर के रूम में काफी सारा खून पड़ा हुआ था और साथ ही वो वहां पर से गायब था, तो वो तुरंत ही वापस जाकर एंडी को इस बारे में बताने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंडी अभी जेम्स के साथ साउथ कोरिया में किसी बहुत ही खास इंसान से मिलने के लिए आई हुई थी, और साथ ही तब वो जेम्स से ये भी बोलती है कि वो उस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जानने के बाद शॉक ना हो जाए। इतना बोलने के बाद वो उस इंसान यानी कि टुआ के पास पहुंच गई थी, जो कि उन्हीं की तरह इमॉर्टल था और साथ ही वो एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरियन भी था। उससे बात करते हुए एंडी उसको नाइल के सपने के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनने के बाद टुआ जेम्स और साथ ही एंडी को अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में लेकर चला गया था, जो कि असल में वही लाइब्रेरी थी जिसको नाइल ने अपने सपने में देखा था। इवन टुआ खुद भी वो लाइब्रेरियन होता है जिसके ऊपर उस औरत ने हमला करा था, और तब जाकर टुआ बताता है कि असल में उस औरत का नाम डिस्कॉर्ड है। अब इस लाइब्रेरी के अंदर टुआ ने पिछले 2500 सालों से सभी इमॉर्टल्स के बारे में हर एक चीजें लिखी हुई थी, और ये कितना बड़ा डेटा था जिसको पढ़ने में ही काफी साल लग जाते। तब जेम्स इन सारी चीजों को देखने के बाद सच में काफी ज्यादा शॉक होता है, पर अभी के लिए टुआ अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि असल में कुछ समय पहले डिस्कॉर्ड ने वहां पर आकर उसको घायल करा था, और बाद में वो वहां पर से एंडी और उसके साथियों के बारे में लिखी गई किताबों को अपने साथ लेकर चली गई थी। अब ये बात जानने के बाद एंडी सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि डिस्कॉर्ड असल में वो पहली इंसान थी जिसको अमरता का वरदान मिला था। और साथ ही तब टुआ की बातों से ये चीज भी क्लियर हो रही थी कि असल में 500 साल पहले जब क्वीन को समुद्र के अंदर फेंका गया था, तो उस समय पर भी डिस्कॉर्ड और साथ ही टुआ वहीं पर मौजूद थे। उस समय पर टुआ क्वीन की मदद करना चाहता था, पर डिस्कॉर्ड उतनी ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, और इसीलिए गुस्से में आकर उसने डिसाइड करा था कि वो 500 सालों तक इतना ज्यादा पैसा कमाएगी कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सके, क्योंकि मॉर्टल्स यानी कि मरने वाले लोगों के द्वारा इमॉर्टल्स के ऊपर जो अत्याचार करे गए थे, जैसे कि उन्होंने क्वीन को लोहे के ताबूत के अंदर बंद करके समंदर में फेंक दिया था, इन सारी चीजों की वजह से डिस्कॉर्ड को सभी इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी, और उसने आगे चलकर सभी इंसानों को खत्म करने का फैसला करा था। ये बातें सुनने के बाद फाइनली एंडी को समझ में आ जाता है कि असल में डिस्कॉर्ड इतने सारे वेपन्स को सिर्फ इसी वजह से मंगवा रही थी ताकि पूरी दुनिया को वो जल्दी ही खत्म कर सके, और क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती होगी कि एंडी और उसकी टीम उसको रोकने की कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए ही वो एंडी और उसकी टीम का डेटा लेकर चली गई थी ताकि उन लोगों को भी जान से मारा जा सके। तब डिस्कॉर्ड को रोकने के लिए एंडी टुआ से उसकी मदद मांगती है, जिस पर पहले तो टुआ ने मना कर दिया था, पर बाद में जब उसको एंडी के उसकी पावर को लूज करने के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत ही एंडी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
फिर पेरिस में वापस जाने के बाद टुआ को देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे और सबसे ज्यादा शॉक तो खुद नाइल थी, क्योंकि उसने टुआ को पहले अपने सपने में भी देखा था। पर एंडी की बाकी सारी टीम भी काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि असल में एंडी के अलावा उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि उन सभी लोगों के अलावा भी दुनिया में काफी सारे इमॉर्टल एग्जिस्ट करते हैं। खैर अभी के लिए जैसे ही एंडी को बुकर के गायब होने के बारे में पता चलता है तो उसके पीछे भी उसे डिस्कॉर्ड का ही हाथ लगने लग गया था। पर तभी अचानक से जोई के फोन पर बुकर का कॉल आता है, जिसने जोई को अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया था और तब जोई भी निक के साथ जाकर उसे अपने साथ वापस से घर के अंदर ले आया था। जहां पर आते ही सबसे पहले तो बुकर एंडी से बातें करते हुए उसे क्वीन के वापस आ जाने के बारे में बताता है और साथ ही वो उसको एक लेटर भी देता है जो कि क्वीन ने जानबूझकर एंडी के लिए भिजवाया था। उस लेटर में क्वीन ने एंडी के लिए काफी सारी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी, क्योंकि इतने सालों से एंडी आजाद थी पर उसके बावजूद भी वो क्वीन को नहीं ढूंढ पाई थी। तब एंडी उन सब बातों को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और साथ ही तब उसे नीचे क्वीन का एक नोट मिलता है जिसमें उसने एक लोकेशन के बारे में लिखा हुआ था ताकि बाद में एंडी उसके पास आकर उससे मिल सके। एंडी भी तब उसके पास जाने का डिसाइड कर लेती है, मगर नाइल और बाकी सारे उसको वहां पर नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि एंडी अभी के टाइम पर इमॉर्टल हो चुकी थी और हो सकता था कि उसके वहां पर जाते ही क्वीन उसको जान से मार दे। यही सारी बातें याद आने के बाद एंडी सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जहां अब शुरू में तो उसकी क्वीन को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जैसे तैसे वो हिम्मत करके नाइल को थोड़ा सा दूर रहने को बोलती है और अकेले ही क्वीन के सामने पहुंच जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को हर सेंचुरी की ड्रेस में इमेजिन कर रहे थे और इसके बाद एंडी क्वीन से बातें करते हुए उससे माफी मांगती है, पर क्वीन सच में उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी और साथ ही उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आ रहा था कि नॉर्मल इंसानों ने ही क्वीन को पानी के अंदर फेंका था और अभी के लिए एंडी मिशन करके इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रही थी। तब एंडी उसको किसी तरह से समझाते हुए उसे उसकी टीम में ज्वाइन करने को बोलती है, मगर क्वीन ने उसके ऑफर को पूरी तरह से ठुकरा दिया था और अभी के लिए वो उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने के बाद वहां से जाने लग गई थी। तब एंडी उसके पीछे जाकर उसको रोकने की कोशिश करती है, मगर क्वीन उसकी बातों को ना सुनकर उसके ऊपर अटैक करने लग गई थी और तब वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करना चालू कर देते हैं, जो देखने के बाद नाइल तुरंत ही वहां पर भागते हुए आकर वहां पर मौजूद डिस्कॉर्ड के बारे में बताती है, जिसको देखने के बाद एक पल को तो एंडी और साथ ही क्वीन रुक गए थे, मगर तब क्वीन वहां पर से डिस्कॉर्ड के पीछे पीछे ही जाने लग गई थी और तब जाकर एंडी को समझ में आ जाता है कि असल में डिस्कॉर्ड ने क्वीन को बस इसी वजह से फ्री करवाया था ताकि वो दुनिया को खत्म करने में उसका साथ दे सके। सब पता चलने के बाद वो क्वीन को ऐसा करने से रोकने की भी कोशिश करती है, मगर क्वीन उसके ऊपर अटैक करके सबसे पहले तो उसके गले में मौजूद अपना नेकलेस छीनती है और बाद में उसको काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने के बाद वहां से चली जाती है। अब वैसे तो एंडी उसका पीछा करने में लग गई थी, पर थोड़े से भीड़ भाड़ वाले इलाके में आने की वजह से क्वीन उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ नाइल अभी तक भी डिस्कॉर्ड का पीछा कर रही थी। वो डिस्कॉर्ड का पीछा करते हुए एक पुराने से चर्च में पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद डिस्कॉर्ड उससे बात करते हुए उसे बहुत ज्यादा बेवकूफ बोलती है, क्योंकि उसने एंडी की बातों में आकर अपने परिवार को खोने के डर से अपने परिवार तक को छोड़ दिया था। साथ ही तब डिस्कॉर्ड ये बात भी रिवील करती है कि असल में वो सबसे पहली इमॉर्टल थी और नाइल असल में सबसे आखिरी इमॉर्टल है। उन दोनों के हाथ में ही एक साइन बना हुआ था और डिस्कॉर्ड के हिसाब से अगर वो दोनों साथ में मिल जाते तो वो दोनों के दोनों पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। अब नाइल तो इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती, इसीलिए वो डिस्कॉर्ड के ऑफर को पूरी तरह से ठुकरा देती है और तब डिस्कॉर्ड भी उसको काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हुए वहां से निकल जाती है। अब डिस्कॉर्ड की बातें सुनने के बाद तो नाइल का वैसे भी पूरी तरह से दिमाग फट गया था, इसीलिए वो बेस पर जाने के बाद डिस्कॉर्ड की सारी बातों को अपने टीम वालों को बताती है, जो बात सुनने के बाद तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि नाइल के आखिरी इमॉर्टल होने का क्या मतलब था। उस समय पर एंडी तो इन सब चीजों के बारे में सोच ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में लगातार क्वीन के ख्याल चल रहे थे कि वो आगे चलकर कभी उसको माफ करेगी या फिर नहीं। खैर अभी के लिए टुआ वहां पर से बुकर को अपने साथ अपने एक रूम में ले गया था, जहां पर वो उससे कुछ बुक्स पढ़ते हुए जानने की कोशिश करता है कि क्या कभी नाइल ने एंडी के ऊपर अटैक करके उसको घायल करा था। अब ये चीज असल में एंडी की नाइल से फर्स्ट मीटिंग के दौरान हुई थी, जहां पर नाइल ने उसको दुश्मन समझकर उसको घायल कर दिया था। ये बात जानने के बाद टुआ समझ जाता है कि सच में नाइल आखिरी इमॉर्टल है और लास्ट इमॉर्टल के बारे में कुछ पुरानी इमॉर्टल्स की बुक में लिखा हुआ था कि लास्ट इमॉर्टल अगर किसी भी इमॉर्टल को घायल करता है तो कुछ समय बाद घायल हुए इमॉर्टल की शक्तियां पूरी तरह से चली जाएंगी। उस समय पर इमॉर्टल के पास सिर्फ दो ही रास्ते हुआ करते थे कि या तो वो अपनी इमॉर्टैलिटी को पूरी तरह से बर्बाद होने दे और या तो फिर वो खुशी से अपनी इमॉर्टैलिटी को किसी और को दान कर दे। ये बात सुनने के बाद सच में बुकर काफी ज्यादा शॉक होता है, पर कहीं ना कहीं अब उसे ये बात समझ आ गई थी कि एंडी की इमॉर्टैलिटी को रिस्टोर करा जा सकता है। इसीलिए अभी के लिए वो एंडी के पास जाकर उससे थोड़ी देर बात करता है, जहां पर अभी भी एंडी क्वीन की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, मगर बुकर ने उससे थोड़ी देर बात करके उसको संभाल लिया था। दूसरी तरफ अब तक डिस्कॉर्ड भी क्वीन के पास पहुंच गई होती है और उन्होंने अपने काफी सारे वेपन्स को तैयार भी कर लिया था
और बदले की आग में जलती हुई क्वीन भी डिस्कॉर्ड का साथ देकर पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इसीलिए अभी वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सीधा जकार्ता में जाकर वहां पर मौजूद एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहां के गार्ड जब उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे तो क्वीन ने बहुत ही बेरहमी के साथ एक एक करके उन सभी लोगों को जान से मार दिया था। और इसके बाद वो पूरी की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर ही अपना कब्जा कर लेते हैं, जहां पर से ही वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले थे, जिससे पूरी दुनिया में मौजूद सभी ह्यूमंस के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक असर पड़ता। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह सुबह के टाइम पर नाइल लड़ाई की प्रैक्टिस कर रही थी तो उस समय पर टुआ और साथी बुकर उसके पास आ जाते हैं ताकि वो किताब में लिखी चीजों को कंफर्म कर सकें। हालांकि उन्होंने किताब में लिखी हुई चीज के बारे में नाइल को कुछ भी नहीं बताया था और वो भी उसके साथ प्रैक्टिस करने की मांग कर रहे थे, जिस दौरान प्रैक्टिस के दौरान ही जानबूझकर बुकर अपने आप को नाइल के हाथों से घायल करवा लेता है। पर जैसा कि किताब में लिखा हुआ था कि आखिरी मॉडल के द्वारा दिया गया घाव बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो काफी देर हो जाने के बावजूद भी बुकर का हाथ सही नहीं होता। इसी वजह से वो तुरंत ही एंडी के पास जाकर उससे बातें करने लगता है और उस दौरान वो अपनी खुशी से अपने मन में सोचने लग गया था कि उसकी इमॉर्टैलिटी एंडी के पास चली जाए, जिससे बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर अभी एंडी को उसकी इमॉर्टैलिटी वापस आने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो बुकर से भी अभी बिल्कुल नॉर्मली बातें कर रही थी। वहीं जेम्स को भी अब तक जकार्ता में हुई हरकत के बारे में पता चल गया होता है, जिसके बारे में वो जैसे ही एंडी और बाकी सबसे डिस्कस करता है तो एंडी तुरंत ही जकार्ता में जाकर किसी तरह से क्वीन और डिस्कॉर्ड से उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को फ्री करवाने का फैसला करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानती थी कि उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर सच में काफी ज्यादा खतरनाक केमिकल और बहुत ही बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, जिसकी मदद से पूरे वर्ल्ड को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय करा जा सकता था। तो बाकी सारे टीम वाले भी उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और वो इंडोनेशिया में पहुंचने के बाद बाइक की मदद से सीधा उस न्यूक्लियर फैसिलिटी में चले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उन्हें सब कुछ काफी ज्यादा शांत शांत लग रहा था। तब वो बहुत ज्यादा सावधानी से बढ़ते हुए किसी तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर घुस गए थे और तभी अचानक से डिस्कॉर्ड के काफी सारे आदमी आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस दौरान उनसे लड़ाई करते हुए वो सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। तब जोई, निक और टुआ जैसे तैसे एक दूसरे के साथ होकर सीधा कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर जाते ही अचानक से उन लोगों के सामने एक बॉम्ब फट गया था। पर जैसा कि वो इमॉर्टल थे तो अभी के लिए उनकी बॉडी तो हील कर गई थी और वो तुरंत ही वहां पर मौजूद सभी गार्ड से लड़ाई करते हुए उन्हें खत्म करने लग गए थे। वहीं एंडी भी अभी सभी गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रही थी, जिस दौरान कुछ गार्ड ने उसके ऊपर टेजर स्टिक से अटैक करना चालू कर दिया था। पर तब भी एंडी जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए उनसे ही उनके वेपन को छीनती है और बाद में उसके आसपास मौजूद सभी गार्ड्स को खत्म कर देती है। वहीं अब तक टुआ, निक और साथ ही जोई वो तीनों भी कंट्रोल रूम के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर घुसते ही उनके ऊपर काफी सारे लिक्विड नाइट्रोजन को गिरा दिया गया था, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से जम जाते हैं और बाद में डिस्कॉर्ड के आदमी आकर उन्हें तुरंत ही एक बैग में डाल देते हैं। वहीं बाहर से जेम्स भी अभी कंट्रोल रूम को ही हैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके ऊपर भी एक गार्ड ने हमला करके उसको भी बेहोश कर दिया था। वहीं अब तक एंडी और साथी बुकर ने भी एक दूसरे को ढूंढ लिया होता है और वो क्वीन को ढूंढने के लिए फैसिलिटी के और ज्यादा अंदर जा रहे थे, पर उनके सामने एक जगह पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं। तब एंडी बुकर को आगे जाने को बोलती है, क्योंकि एंडी के हिसाब से वो अभी भी इमॉर्टल था और उसे गार्ड की गोलियों की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब जाकर बुकर उसके सामने रिवील कर देता है कि असल में उसने अपनी इमॉर्टैलिटी एंडी को दे दी है और उसकी जगह पर वो खुद इमॉर्टल हो गया है। ये बात जानने के बाद तो एंडी को सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर अभी के लिए वो सामने मौजूद गार्ड्स के पास जाकर उन्हें खत्म करती है। पर उसके बाद जब वो वापस से बुकर के पास आ रही थी तभी अचानक से बुकर के पीछे काफी सारे गार्ड्स आ गए थे और क्योंकि किसी भी हालत में बुकर एंडी का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसके सामने मौजूद गेट को बंद कर देता है और एंडी को आगे जाने को बोलकर सभी गार्ड से अकेला भिड़ जाता है। उस समय पर एंडी पागलों की तरह गेट को पीट रही थी ताकि वो सभी गार्ड से लड़ने में बुकर की मदद कर सके, मगर काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो गेट नहीं खुलता और वहीं गार्ड्स की बहुत ही ज्यादा तादाद होने की वजह से वो फाइनली बुकर को भी जान से मार देते हैं, जो देखकर तो एंडी के पैरों तले पूरी तरह से जमीन खिसक जाती है। वहीं अब तक नील ही ऐसी थी जो कि फैसिलिटी के काफी ज्यादा अंदर जाकर सीधा क्वीन के पास पहुंच गई थी, जिसको देखने के बाद वो उसको दोस्ती के नाम पर धब्बा बोलने लगती है। जो बात सुनने के बाद क्वीन को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने तुरंत ही नाइल के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। तब नाइल भी उससे काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ती है और उसके सारे हमलों का जवाब देने के बाद फाइनली वो उसको भी घायल कर देती है। तब क्वीन के घाव भरना बंद हो गए थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होती है, पर उतने में ही डिस्कॉर्ड वहां पर आकर पीछे से नाइल के ऊपर अटैक कर देती है। उसने तब नाइल को भी बंदी बना लिया था, पर डिस्कॉर्ड के हिसाब से क्वीन के मॉर्टल हो जाने की वजह से अब डिस्कॉर्ड को उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो उसको काफी ज्यादा घायल हालत में छोड़कर सीधा वहां पर से ऊपर की तरफ जाने लगती है।
अब क्वीन इस बात से पूरी तरह से टूट गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पर मौजूद बॉम्ब के डेटोनेटर को उठा लेती है और साइड में बैठ जाती है। इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एंडी पहुँच गई थी, जो कि फाइनली इस बार क्वीन से बातें करते हुए उससे दिल से माफी मांगती है और साथ ही उसको किसी तरह से विश्वास दिला देती है कि उन्हें किसी भी हालत में मॉर्टल्स की जान को बचाना पड़ेगा। और क्योंकि अब क्वीन को डिस्कॉर्ड की बुराई के बारे में भी पता चल गया था, इसीलिए वो फाइनली एंडी की बातों में आकर डेटोनेटर को साइड में रख देती है और एंडी को ऊपर जाकर उसके सभी साथियों को बचाने की सलाह देती है। एंडी भी तब भागकर सीधा ऊपर पहुंच गई थी, जहां के एक हेलीपैड से जल्दी ही डिस्कॉर्ड का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला था और उसी हेलीकॉप्टर के अंदर डिस्कॉर्ड ने एंडी की पूरी टीम को भी रखा हुआ था। तो एंडी अपने बारे में ना सोचकर तुरंत ही हेलीकॉप्टर के ऊपर छलांग मारती हुई उसको नीचे गिराने की कोशिश करने लगती है, मगर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाई थी और डिस्कॉर्ड वहां पर से जाने लग गई थी। पर इसके अगले पल ही डिस्कॉर्ड को सोचते हुए सीधा एंडी के पास पहुंचती है, जहां पर आते ही उसने एंडी को तुरंत ही उससे लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया था, क्योंकि डिस्कॉर्ड को अपनी फाइटिंग स्किल के ऊपर काफी ज्यादा नाज होता है। इसके तुरंत बाद ही एंडी और साथ ही डिस्कॉर्ड में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होना चालू हो गई थी और उस दौरान डिस्कॉर्ड का हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के चारों तरफ चक्कर मारे जा रहा था। उन दोनों की इसी तरह से लड़ाई काफी देर तक चलती जा रही थी, जिस दौरान एक बार एंडी धोखे से डिस्कॉर्ड को घायल कर देती है, पर डिस्कॉर्ड का घाव बिल्कुल भी नहीं भरता और तब जाकर डिस्कॉर्ड रिवील करती है कि असल में उसने अपने आप ही अपनी इमॉर्टैलिटी को खो दिया था और अभी के लिए उसने बाकी सारे लोगों को इसी वजह से पकड़ा था, जिससे वो फाइनली नाइल को मजबूर कर सकती थी और नाइल के आखिरी इमॉर्टल होने की वजह से वो बाद में नाइल को ब्लैकमेल करने वाली थी, ताकि परेशान होकर नाइल अपनी इमॉर्टैलिटी को डिस्कॉर्ड को दे दे। ये सारी बातें जानने के बाद एंडी का तो एकदम दिमाग चकरा जाता है, पर अभी के लिए डिस्कॉर्ड उसके ऊपर वापस से हमला करते हुए उसकी दोनों टांगों को काट देती है। अब वैसे इमॉर्टैलिटी वापस आ जाने की वजह से एंडी पूरी तरह से सही तो हो गई थी, पर क्योंकि अभी क्वीन भी काफी ज्यादा घायल होती है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे अपने साथ लाइब्रेरी में लेकर जाती है, जहां जाकर उसने तुरंत ही सभी किताबों को पढ़ना भी चालू कर दिया था, ताकि वो किसी तरह से क्वीन की इमॉर्टैलिटी को वापस से ला सके। पर काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसे इमॉर्टैलिटी हासिल करने का तरीका पता नहीं चलता, पर उसके बावजूद अभी क्वीन उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और साथ ही वो डिस्कॉर्ड से उसको धोखा देने का बदला भी लेना चाहती थी। लेकिन क्या क्वीन को आगे चलकर उसकी इमॉर्टैलिटी वापस मिलेगी और क्या वो लोग नील और बाकी सबको बचा पाएंगे? इस बारे में 1-2 साल तक हमें कुछ भी जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कहानी का ये वाला पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। अब वैसे क्या आप लोगों के हिसाब से किसी इंसान के पास इमॉर्टैलिटी होती तो क्या उसके लिए ये कोई वरदान होता? इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की कहानी भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी, इसीलिए अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।